वेलकम टू एपिसोड 3। मेरे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जयदीप सर और चिंतन सर। आपका वाइट कॉलर में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे एपिसोड में आप आने के लिए। और मैं धीरे आपसे कुछ काफ़ी क्वेश्चंस पूछूंगा और देखते हैं कैसा पॉडकास्ट रहता है और लोगों को कैसे इंस्पिरेशन पहुँचते हैं और लोग क्या सीखते हैं आपसे यूनिकनेस से। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि आपकी कैसी जर्नी रहती है और सुनते हैं आपकी अद्भुत अच्छी स्टोरी से। तो चिंतन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहला क्वेश्चन कि जब आपने ये कैरम और द स्पोर्ट्स शुरू करा था तो वो कौन सी एज थी या आपके शुरुआत कैसे हुई उस जर्नी की? जी पुनीत, सबसे पहले तो थैंक्स आज ये कार्यक्रम में हमें एक चांस देने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, कैरम जर्नी की बात अगर करें तो जनरली ये जो गेम होती है ज़्यादातर आमतौर अपने देश में या तकरीबन दुनिया के बहुत सारे देश में बहुत सी छोटी एज से लोग कैरम खेलते हैं, क्योंकि ये एक घर पे खेली जाने वाली गेम है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कैरम के साथ जो आपका लगा होता है वो तो बहुत छोटी उम्र से होता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कैरम की बात करें या थोड़ा बहुत एबोव प्रोफेशनल की बात करें तो करीबन मैंने 1997-98 से कैरम खेलना शुरू किया। ओके। और ज़्यादातर पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अच्छे अच्छे प्लेयर थे उनकी गेम पहले देखने जाते थे। कहीं पे कोई जगह टूर्नामेंट रहते थे तो वहाँ देखने जाते थे। फिर घर के नज़दीक छोटे मोटे क्लब रहते थे, जैसे कामदार कल्याण केंद्र के क्लब है। अच्छा। ऐसे क्लब पे ऐसे शौकिया तौर पे जाते थे और फिर धीरे धीरे एक दो बार खेलने का चांस मिले तो बैठते थे, देखते थे। ऐसे ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे आपने फिर शुरू कर दिया। ओके। 1997-98 से। ओके। जयदीप सर, आपका क्या उसमें जर्नी रहा? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा जर्नी ऐसा रहा है कि मेरा बचपन जो है वो केरला में मैंने बीता हुआ। ओके। तो वहाँ पे ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर तो था नहीं। तो फिर मैं वहाँ से फिर 10th पास करके गुजरात में जब आए उसके बाद मैंने LIC में जॉब लगे। उसके बाद ही मैंने कैरम को टच ही किया है, ऐसा देखा जाएगा तो। अच्छा। तो मैं ऑफिस में ऐसा छोटे छोटे 3-4 जन मिलकर खेलते थे क्लब, छोटा क्लब में। तो खेलता गया मुझे ऐसा लगा कि लोगों से कुछ अलग मैं खेल रहा हूँ। तो मैंने 92 में जॉब लगी। करीबन 94 से मैंने कैरम को टच किया। अच्छा। तो बचपन में ऐसा कुछ खेलने का चांस नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने सीरियसली लिया कैरम। जब प्रोफेशनल लेवल में आपने जैसे जॉब में शुरू करा और उसमें आपने एज अ स्पोर्ट्स आपने एड वैल्यूएट कर दिया, मतलब वही आपको ऐसा होगा कि ऑफिस टाइम तो 5-6 बजे तक है, उसके बाद मैं क्या अलग कर सकता हूँ? ऐसे ही रिसेस टाइम में आधा घंटा ऐसे खेल लेते थे। उसके बाद हमारे वहाँ पे टूर्नामेंट होता रहता था, यानी ऑफिस लेवल का, ब्रांच लेवल का टूर्नामेंट होता था। उसके बाद डिविजनल लेवल का, जोनल लेवल का। फिर ऐसे थोड़ा टेस्ट लगने लगा कि ना ये मज़ा आ रहा था कि चलो ये सब कॉम्पिटिशन भी हो रहा है। तो मैं खेलता गया। तो फर्स्ट टाइम में मेरा ब्रांच लेवल क्लियर किया था, डिवीजन लेवल क्लियर किया था। फिर मेरे जर्नी जो सीरियस स्टार्ट हुआ था इनके जैसे ही 97 से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने मेरे जोनल कैरम टूर्नामेंट खेला था, सूरत में खेला था। तो उसमें ऐसा मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, पहले राउंड में मैंने बहुत अच्छा खेला। तो हमारा LIC के में कैसा है कि इंटरनेशनल प्लेयर है जो प्रकाश गायकवाड़ करके है, फिर P निर्मला करके, ये सब इंटरनेशनल प्लेयर था। तो मुझे ताजुब लगा कि पहला राउंड में मैंने थोड़ा अच्छा खेला तो वो लोग मेरा गेम देखने के लिए खड़े हो गए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। हाँ। तो उसके बाद मेरा जर्नी थोड़ा धीरे धीरे शुरू करा। तो शायद आपको वहीं से इंस्पिरेशन आई होगी कि इंटरनेशनल प्लेयर मुझे देख रहे हैं। हाँ। तो मुझे कुछ उत्साह आ गया। मतलब कोई ऐसा होता है ना कि जब स्पोर्ट्स खेलते तो आपके कोई इंस्पिरेशनल कोई पर्सन था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर ही थे जो आपको? हाँ, वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों जो मैंने नाम लिया वो दोनों ही, उनको ही ज़्यादा तो मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि इतना अच्छा हुआ, क्योंकि तब तो नेशनल खेलने का देखने में कोई चांस नहीं मिला था। हाँ। तो ये दोनों को ही देखता था कि ये दोनों काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, हमारा कुछ लेवल से कुछ अलग लेवल से खेल रहे हैं। तो मैंने फिर उसके बाद घर पे आके कैरम खरीद करके
तो मैंने दिन रात खेलने का चालू किया, कुछ तो उनका नजदीक पहुंचू ऐसा करके। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा, तो फिर मैं गुजरात की तरफ से फिर नेशनल भी खेलने लगा। ओके, तो आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन था कि इसको देख के आपको लगा कि ऐसा आइडियल होता है ना, जैसे कि वैसे ही? हाँ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी प्लेयर होता है वो किसी से इंस्पायर होके ही आता है। मेरा स्टोरी थोड़ा अलग सा है। अच्छा। बेसिकली मैं अहमदाबाद में सिटी एरिया से बिलोंग करता हूँ। ओके। और वहाँ पे वो टाइम पे, अभी की बात नहीं लेकिन 25-30 इयर्स बैक, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी। अच्छा। वो टाइम से, यानी अभी तो देखो सिटी में क्रिकेट के ग्राउंड्स या क्लब्स ये बहुत कम हो गया है। वो टाइम पे ऐसी फैसिलिटीज आपको हर जगह पे मिलती थी सिटी में। ओके। तो बेसिकली छोटी एज में मैं बहुत सारी इंडोर गेम खेल चुका हूँ। मैं टेबल टेनिस भी खेल चुका हूँ, क्रिकेट भी खेलता था। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स क्लब में या कोई भी स्पोर्ट्स वाली खेलने वाली जगह पे आप जाते हो तो ये कॉम्बो और टेबल टेनिस और कैरम ये कॉम्बो गेम रहता है। जहाँ पे भी आपको टेबल टेनिस का टेबल रहेगा क्लब में, वहाँ पे आपको कैरम मिलेगा। तो ये सेकेंडरी गेम मैंने ऐसे टाइम पास के लिए चूज किया था। तो फैक्ट में अगर ऐसा इनिशियल स्टेज पे ऐसा कोई किसी से इंस्पायर नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खेलने के बाद, जैसे आप जयदीप भाई ने बोला अहमदाबाद के अच्छे प्लेयर्स जैसे मिलते हैं देखते हैं, तो तब पता चलता है कि चलो ये अच्छा लेवल है। फिर उन्हीं के मुंह से या किसी अच्छे बड़े प्लेयर के मुंह से खाली नाम सुने हुए होते हैं कि ये इंडिया की ये अच्छे प्लेयर है, जब तक मिले नहीं है तब तक देखा नहीं है। लेकिन अब अगर पक्की बात करें तो ये जयदीप भाई ने जो नाम बोले, जैसे प्रकाश गायकवाड़ है, कैरम में बहुत बड़ा नाम है, जैसे मारिया डुडियो में नटराजन है, ये सब ऐसे प्लेयर है कि जो अपने नाम से ही मशहूर थे। अच्छा। गेम तो उनका था ही अच्छा। और जैसे अभी मारिया डुडियो बोले तो वो कैरम के इकलौते अर्जुन अवार्ड है। अभी फिलहाल कैरम में अर्जुन अवार्ड एक ही प्लेयर को मिला हुआ है, वो मारिया सर है। ओके। तो वो इंडियन है? हाँ, वो अपने इंडिया के है, वो साउथ के है। अच्छा। तो ऐसे फिर धीरे धीरे लोकल प्लेयर से लेके इंटरनेशनल प्लेयर तक सबका नाम सुन के, तब अभी जैसे ये अभी सोशल मीडिया जितना एक्टिव है वो टाइम पे सोशल मीडिया कुछ नहीं था। तो शायद गेम भी, ये जयदीप भाई को भी पता है कि शायद गेम अच्छी देखनी है तो नेशनल में जाना पड़ता है। नेशनल में आप एक ही तरीके जा सकते हैं अगर आप खेल रहे हो, टीम में हो तो, बाकी आपको देखने जाना पड़ेगा। तो वो टाइम पे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज की हुई है, गेम देखने के लिए भी गए हुए हैं बहुत, जहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स जैसे टीवी पे कभी दिखा दिया। तो वो अब अगर कोई पक्का कोई एक कैरेक्टर बोले तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन कैरम खेलने के बाद, कैरम में आने के बाद, थोड़ा बहुत अच्छा खेलने के बाद बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स है वो टाइम के, जिनको देख के फिर ऐसा लगा कि नहीं, इनके लेवल तक अगर नहीं जा पाए तो इनके आधे लेवल तक भी जाए तो वो अपने लिए अचीवमेंट है। बिल्कुल सही, बढ़िया, काफी अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने शुरू करा, प्रैक्टिस शुरू की, सर ने LIC में जाके शुरू करा और आपने काफी जगह सिखाते हुए या सीखते हुए आपने शुरू करा। तो आपकी फर्स्ट टूर्नामेंट जो था वो कैसे शुरुआत हुई? फर्स्ट टूर्नामेंट के बारे में आपने बताओ। बराबर, करीबन 1 या 1.5 साल जैसा कैरम खेल लिया था। उसके बाद जैसे अहमदाबाद में एक LIC का एक बहुत बड़ा इवेंट होता था वो टाइम पे। ओके। मेरे ख्याल से उसे वल्लभ ट्रॉफी बोलते थे। वल्लभ ट्रॉफी करके जो स्पेशली कैरम का भी होता था और शायद क्रिकेट का भी वल्लभ ट्रॉफी LIC ही करता था। तो वो टाइम पे ऐसे शौकिया तौर पे, जैसे मैं रायपुर एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे एरिया की एक टीम रहती है जिसमें 3-4 अच्छे प्लेयर्स रहते हैं। अच्छा। तो वो प्लेयर के साथ ऐसे नाम अपने दे देते हैं, जैसे LIC का टीम रहता है, जैसे गवर्नमेंट कोई बैंक्स का टीम रहता है या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टीम रहता है। तो ऐसे सब टीम में पहले पार्ट करना चालू किया। तो धीरे धीरे वही जो 97-98 में शुरू किया, वो 1.5 साल के अंदर जो इनिशियल टूर्नामेंट बोलते हैं, जो अपना फर्स्ट टूर्नामेंट रहता है जिसमें परफॉर्मेंस कोई वार्म अप वाला वो खाली जैसे शायद वो एक्सपीरियंस करने के लिए शायद 4-5 कैरम लगे हुए हैं। अभी तो फिलहाल नेशनल में 70-70, 80-80, 100-100 कैरम रहते हैं। वो टाइम पे अगर 5 कैरम भी एक साथ देख लिए तो बहुत बड़ी चीज हो गई। वो टाइम पे खेलना शुरू किया। वो टाइम पे कोई गोल नहीं था, लेकिन वो जो माहौल था और वो जो टेम्पो देख के फिर वहां से पक्का हो गया कि नहीं, ये गेम में कुछ तो करना है, कुछ आगे तक जाना है। तो शुरुआत ऐसे थी। मतलब अहमदाबाद से आपकी शुरुआत? अहमदाबाद से शुरुआत। सर आपकी कैसे शुरुआत हुई?
मेरा शुरुआत मेरा डिपार्टमेंटल कैरम से स्टार्ट हुई थी। मैं इनिशियली मेरा पोस्टिंग गांधीनगर में था। हाँ। तो वहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट होके 97 में ही मेरा जो फर्स्ट टूर्नामेंट था जोनल टूर्नामेंट, जो थोड़ा सा मेजर दिन ऐसे थे। उससे पहले एक बात मैं बोलूँ कि ये जो मैच देख के जो सीखने का वो तरीका मैंने अपनाया था। 97 नेशनल देखने के लिए मैं गया था नागपुर में। मैं नागपुर नेशनल था, वहाँ पे मैंने ऐसे ही मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई डिस्ट्रिक्ट का स्टेट खेला हुआ नहीं था। सीधे मैं देखने के लिए गया गुजरात टीम के साथ साथ में, चलो मैं भी आता हूँ करके। तो वहाँ जाके देखा तो ये इन्होंने बोला ऐसा 48 कैरम्स लगा हुआ था। देख के हम तो चौंक गए कि इतना सारा कैरम एक साथ। हाँ। तो एक तो यार 5 कैरम देखा होगा और पिछले 3-4 में कैरम देखा होगा। तो ऐसा माहौल देख के ऐसा कुछ अलग सा लगा कि हाँ। मैं और कहीं दुनिया में आया हूँ। तो वहाँ से जाके फिर एक एक प्लेयर को देखने लगा। मैं तो अपने को ऐसा है कि वो उस टाइम शायद हमारे हृदय हमने 8 टूर्नामेंट जीता हुआ था। अच्छा। नेशनल तो रिकॉर्ड था अपने आप पे। तो 9वें टूर्नामेंट उसका था। तो उनका गेम देखने के लिए सब इतना इकट्ठा हो जाता था कि अनाउंस होते ही। तो वो गेम मैंने हर एक राउंड खड़े एकदम देखा था। तो एक भी राउंड मिस नहीं किया था। उसके साथ साथ दूसरे अच्छे प्लेयर के योगेश परदेशी जैसा अच्छे बड़े प्लेयर का भी मैं अलग अलग नेशनल्स में देखा हूँ। तो उससे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। फर्स्ट टूर्नामेंट आपकी LIC डिपार्टमेंट से शुरू हुआ। हाँ, तो LIC डिपार्टमेंट में मेरे सूरत वहाँ पे हुआ था टूर्नामेंट। और टूर्नामेंट में जैसे बताया कि अंदर फर्स्ट राउंड में मैंने बहुत अच्छा खेला। मुझे तो पता ही नहीं था, जैसे छोटे बच्चे को स्विमिंग सिखाते जैसे चाइना वगैरह में होता है, सीधा उनको कॉम्पिटिशन होता है, उस तरह से मेरा था। मैं कैरम की दुनिया देखा हुआ नहीं था। अच्छा। तो एकदम से टूर्नामेंट खेलता मुझे कुछ फियर जैसा था ही नहीं। टूर्नामेंट फियर जैसे आगे जाता गया फिर आगे धीरे फिर बढ़ गई। हाँ। तो इस तरह से मेरा सही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने टूर्नामेंट्स खेले, लोगों को आपने देखे जो बड़े प्लेयर्स थे, तो वो फिजिकल तो फिट होते हैं, पर वो जैसे कैरम में क्या रहता है कि कंसंट्रेशन काफी चाहिए रहता है, तो वो मेंटल हेल्थ में इंक्लूड होता है। तो वो मेंटल हेल्थ आपने कैसे मेंटेन करी है आज तक, अभी तक? फिजिकल तो चाहिए रहती है स्पोर्ट्स में, चाहे वो टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो या कुछ भी हो, पर कैरम एक ऐसी चीज है जिसमें मेंटल हेल्थ काफी मेंटेन करना पड़ता है। तो आपने वो कैसे मेंटेन करी है? सही है। कैरम ऐसा गेम है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ चेस एंड स्नूकर। अच्छा। तो फोकस बहुत होना चाहिए। हाँ। अपने एक बार फोकस रख दिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने एक बुक रीड करते हैं। हाँ। तो बुक रीड करने के बाद अपना ये रीड करते करते अगर इधर उधर देख दिया, वो लाइन अपने को वापस वो लाइन पे आना पड़ता है। हाँ। तो एक कंसंट्रेशन इस तरह फोकस से ज्यादा आता है। अगर अपने बोर्ड से नजर हटाई तो दुर्घटना घटी इस तरह से, तो वो वापस अपने को फोकस करना पड़े। इसके लिए अपना माइंड पूरा ये जो ब्रेन है उसको पूरा उसके ऊपर अंदर ही इधर रखना पड़ता है। कोई भी गेम हो, तो जैसे तो मैं तो दूसरे बोलता हूँ, थोड़ा बहुत टेबल टेनिस भी खेलता हूँ। उनके जैसा नहीं, तो मास्टर है टेबल टेनिस में, तो काफी ज्यादा कोचिंग भी करते। तो मैं टेबल टेनिस में भी एक ऐसा रूल लगाया हुआ है, जब भी मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ बोर्ड के ऊपर ही देखूंगा। जैसे बॉल दूर गिरा हुआ ना, तो बोर्ड के ऊपर ही देखने का, आदमी के ऊपर ही नहीं। उस तरह से इसमें भी ऐसा है, ये 4 पॉकेट के अलावा बाहर नहीं देखने का, तो ऊपर अपने आप कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। मेरा स्किल है, मेरा ड्रिल है। आपका कैसा स्किल है? मतलब आपके तो काफी टेबल टेनिस है, क्रिकेट आपने काफी जगह खेला हुआ है। जनरली लोगों का मानना ऐसा रहता है कि ये जो एक बेबी गेम है, इसको बेबी गेम भी बोलते हैं, क्योंकि घर पे कोई भी मदर भी खेल सकती है, पापा भी खेल सकते हैं। इनके लिए ज्यादा इनका हर एक का ज्यादातर लोग का ऐसा सोचना है कि ये गेम में स्टेमिना नहीं चाहिए। हाँ। ये गेम में आपका फिजिक थोड़ा कम भी रहेगा ना, तो आप खेल लोगे, लेकिन ये एक लेवल तक रहता है। अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हो, आपको अच्छा खेलना है या आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो दूसरी गेम की तरह इसमें भी आपका फिजिकल फिटनेस उतना ही जरूरी है। क्योंकि ये गेम नेशनल में क्या होता है कि आप अगर बड़ा कोई इवेंट खेलने जाते हो, तो वहाँ अगर आप एक लेवल के आगे जाते हो, तो आपके 3 मैच तक, एक दिन के 3 मैच भी आ सकते हैं। मान लो कि अगर आपका ओपोनेंट सामने टफ रहता है, आपके जैसा ही रहता है, तो करीबन 1.5 घंटे 2 घंटे का मैच रहता है। तो एक दिन में 2 मैच खेलने आ गए, तो 3-4 घंटे का आपका बैठने का कैपेसिटी होना चाहिए। लगता है ऐसा सबको है कि बैठ के खेलना है, लेकिन एक जगह पे आपको 3 घंटे 4 घंटे बैठना है, वो भी कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। और इसके बाद प्रेशर रहता है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो योगा भी करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। अगर आप
किसी बंदे का फिजिकल फिटनेस अच्छा है और किसी एक का थोड़ा ठीक है, तो बट नेचुरल है, उसको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। हाँ। इसमें कोई ऐसा भारी वजन वाला चीज़ उठा नहीं लेता, लेकिन अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, जब तक आपका स्टेमिना लूज नहीं होगा तब तक आपका माइंड भी आपको कोऑपरेट करेगा। अच्छा। जैसे ही आपका स्टेमिना लूज हो गया, आपके शरीर में जैसे पेन चालू हुआ, तो आपका माइंड भी थोड़ा फ्लक्चुएशन पे आ जाएगा, तो वो सीधा गेम से इफेक्ट होगा। जैसे हर एक गेम बोलते हैं हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, तो ये गेम का भी है, इसका हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन है। अगर दिमाग से आपका ये गेम निकल गया ना, तो फिर गेम के ऊपर है, अच्छा खेलोगे तो और अच्छा खेलोगे, बुरा खेलोगे तो और बुरे खेलते जाओगे। तो ये फिजिकल फिटनेस इसमें भी जरूरी है। ज्यादातर आपका मेंटल एकदम स्टेबल रहना चाहिए। हाँ, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। परफेक्ट। मेरा आगे का क्वेश्चन था कि जैसे कि स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, मोस्टली मेजॉरिटी लोग पढ़ाई के साथ खेलते हैं, पर वो कभी कभी पढ़ाई को एज अ सेकेंडरी चीज कर लेते हैं और स्पोर्ट्स को एज अ प्राइमरी कर लेते हैं। तो अगर आप दोनों ने काफी एक्सपीरियंस किया है इंडिया का सिचुएशन देखा है स्पोर्ट्स का कैसा है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो कैसे फोकस करें, मतलब स्पोर्ट्स को एज अ प्राइमरी रखे या उनको एकदम जुनून आ जाता है कि उनको बस स्पोर्ट्स खेलना है। पर इंडिया की सिचुएशंस ऐसे हैं कि उनको रियली फोकस करना चाहिए, या जो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। जी, तो ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है। अगर इसके आप अंदर जाओगे तो बहुत डीप तक जा सकते हो। अच्छा। और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपको सबसे पहले आपको पता रहता है कि ये गेम आप कहाँ तक खेल सकते हो, बाद में सबको पता चलता है, सबसे पहले आपको पता रहता है। तो अगर मान लो कि अगर ये गेम ऐसा है कि ये गेम अगर आप 9 साल 10 साल या 11 साल से खेलना चालू करो, यंग एज से, जिसको कैडेट एज बोलते हैं, 10 से नीचे होता है, तो वो टाइम पे आप इतने अवेयर नहीं होते। ये आपके ऊपर एक कमांड होता है, वो बट नेचुरल आपके पेरेंट होते हैं, या फिर अगर आप छोटी एज में आप किसी प्लेयर से या किसी कोच के अंडर में होते तो उनके हाथ में ये कमांड होता है। तो सबसे पहले बहुत कम, ये गेम में बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये गेम में ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ग्रास रूट लेवल की बात करें तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वही रूट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे? तो जनरली ये गेम की अगर बात करें तो ये गेम कोई अगर बंदा खेलेगा तो थोड़ा यंग एज में ही आके खेलेगा। अच्छा। या फिर मान लो कि जैसे जयदीप भाई अगर ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो अगर वो अभी फिलहाल उनके स्पाउस बच्चे को या किसी को अगर गाइड करेंगे तो वो इनफ कैपेबल है कि छोटी एज में कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत से प्लेयर ऐसे हैं कि जो कैरम कोई जगह जॉब चालू करने के बाद, कोई बिजनेस चालू करने के बाद शौकिया तौर पे चालू किया और फिर उसको प्रोफेशनल वे पे उनको पता है कि अगर वो अच्छा खेलते तो धीरे धीरे वो बाय रोड वो नेशनल हाईवे पे चले जाते हैं। गाइडेंस मेंटेन। बाकी अगर मुझे कोई पूछे तो ये गेम नहीं, कोई भी गेम में अगर आपको लग रहा है कि आप एक लेवल से ज्यादा आप कर सकते हो तो जरूर उसको प्रायोरिटी में लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन पढ़ाई के खामियाजे पे नहीं। अच्छा। आपको साथ में नॉलेज, पढ़ाई, आपका एजुकेशन भी उतना ही जरूरी है जितना एक गेम है। हाँ, आपको यानी बेसिक एजुकेशन तो आपको क्लियर करना ही है। हाँ। बहुत एक्सेप्शनल केस है, जैसे पॉइंट में जाते हैं, शायद इंडिया में 5 या 10 ऐसे स्पोर्ट्समैन मिलेंगे जो थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े लिखे। हाँ। यानी प्राइमरी आपको एक एजुकेशन, आपका बेसिक ग्रेजुएशन वो तो जरूरी है। हाँ। बाकी आपको अगर आप पे कॉन्फिडेंस है तो ये गेम में नहीं, आप कोई भी गेम में आपको इसको कैरियर ऑप्शन के कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं जरूर। सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसा है कि अगर पढ़ाई में बच्चा अच्छा है, कर ही रहा है, तो कोई भी पेरेंट्स है ना, ऐसा नहीं सोचेगा कि चलो इसको कैरम खिलाओ या कोई टेबल टेनिस खिलाओ। पर पढ़ाई में थोड़ा बहुत डाउन है और उनका फ्यूचर में जाके बच्चे के ऊपर इतना पैसा भी खर्चा करने का ऐसा हालत ना हो, तो एक शॉर्टकट है गवर्नमेंट सर्विस के लिए। अच्छा। बराबर। इसमें क्या है कि जैसे मैंने पहले नाम दिया हुआ, तो इतना सारा नाम दिया हुआ है। अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट होते हैं। तो जैसे कि PSPB है, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, LIC है, बैंकिंग है, एयर इंडिया, वो तो बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है। तो ये सबको जॉब दिलाते हैं इसका स्पोर्ट्स कोटा पे, स्टाइपेंड पे भी लेते हैं।
तो अगर ऐसा बच्चे पे इतना नहीं है और पेरेंट्स को टाइम देने का ऐसा क्या इतना इजी भी नहीं है, जैसे खेल लिया और हो गया। कोई भी गेम है इस तरह से, कैरम में भी तुमको मैं तो 8 घंटा कम बोलता हूँ, 15 घंटा जितना उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अंदर डूब जाना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए और उसके लिए मोटिवेटर बाहर से होना चाहिए। तो गेम अगर प्रोफेशनली जॉब के लिए भी ले लेते तो गलत नहीं है। अच्छा, कैरियर ऑब्जेक्शन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आपका कैरियर इसमें आगे कुछ फ्यूचर बन सकता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ पेरेंटल सपोर्ट और बाहर का सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं खेल रहा हूँ बस सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर ट्रैक चेंज हो जाएगा। मैं दूसरा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मेजोरिटी लोग तो खेलते हैं, बैडमिंटन हो और क्रिकेट तो हर गली में अभी खेला जाता है इंडिया के, वो कैजुअली खेलते हैं। पर अगर हम ऐसा कुछ कर पाए, वो कैजुअलिटी के साथ खेलते खेलते उनको प्रोफेशनली तैयार करा जाए, ऐसा कोई वे है? जैसे कोई बच्चा ऐसा कोई क्लब में जाके ऐसे खड़े कर देखते हैं खेलते हैं, तो उसको ऐसा अपने को टैलेंट देख के उसको स्पेशली बिठा के उसको थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रोक, इस कोचिंग वाले जैसे इन्होंने कोचिंग भी करवाते हैं, तो इस तरह से जैसे कोचिंग करा के उसको मोटिवेशन करके वो कर सकते हैं इस तरह से। कोई क्लब या गाइडेंस अगर जैसे कि ज्वाइन कर ले, तो हो सकता है। हाँ, इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में सबसे फेमस गेम किसी बच्चे को भी पूछेंगे तो बता देंगे क्रिकेट। हाँ। तो वो क्रिकेट, जैसे क्रिकेट भी जब चालू होगा अर्ली डेज जब चालू किया होगा तब तो इतना फेमस नहीं रहा होगा ना। हाँ। लेकिन फेमस क्यों हुआ? कि फेमस इसलिए हुआ कि जब भी मान लो कि किसी भी कंट्री का जो समझ लो कि जो एग्जिस्टिंग जो रूलर होता है, जो कंट्री पे जो रूल करता है, वो इसके अंदर अगर आता है। हाँ। जैसे मान लो अभी क्रिकेट है, तो क्रिकेट का एक बड़ा सा बोर्ड भी है, बराबर, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, वो उसको नीचे तक फैलाया हुआ है। हाँ। यानी अगर आप मान लो कि आप सिटी में रहते हो, तो आपकी एरिया की भी एक टीम रहेगी, आपके डिस्ट्रिक्ट का भी एक टीम रहेगा, फिर स्टेट का भी एक टीम रहेगा, सबको क्लब करके खिलाते हैं, बहुत सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं। तो क्रिकेट की बात करो, हर एक गेम में ऐसे अगर एक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बच्चे को अभी बात करेंगे, जैसे अभी साउथ की बात करें, चेन्नई में शायद करीबन 5 या 6 साल से स्पोर्ट्स को ऐसे सपोर्ट दिया हुआ है, स्कूल में दिया हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत अच्छा टैलेंट पड़ा हुआ है, सब जगह टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो टैलेंट ढूंढना रहता है, उस पर फोकस करना होता है, उस पर थोड़ा काम करना होता है, तब जाके वो निकल जाते हैं। वो साइकोलॉजी है ना कि नहीं यार बेटा तो पढ़ाई में मुश्किल। हाँ, नहीं, वो बच्चे को कैरम खेलना है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ। पूरा गाइडेंस नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट, जैसे मान लो अभी ये कैरम है, अभी थोड़ा ऐसा सुना जा रहा है कि शॉर्ट टाइम में वो ओलंपिक में भी ये इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा। आ रहा है। तो अगर ऐसे बहुत सारी गेम में डायरेक्ट एंट्री होती है, एक्सपोजर होता है, जैसे छोटे छोटे, अभी आप क्रिकेट जाओ तो क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सारी जगह पे एकेडमीज रहती है। हाँ। बहुत सारे ग्राउंड रहते हैं, एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो वहाँ का छोटा छोटा टीम रहता है, यानी आपको खेलने के बहुत सारे चांस रहते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके बहुत सारे ऐसे प्लेस, जैसे क्लब हाउस है, छोटे छोटे कॉर्पोरेशन के, जैसे म्यूनसिपलिटी है तो म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के स्पोर्ट्स में होने चाहिए, ये एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और हर एक एरिया में होना चाहिए, ऐसा नहीं अहमदाबाद में 2 हो गए। हाँ। हर एक एरिया में कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाँ। तो क्या जो बच्चे को खेलना है लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जगह नहीं है खेलने की, तो वो टैलेंट नहीं निकलेगा। फिर वो बहुत एक सेक्रीफाइस करके कुछ ना कुछ करके, उसका पैशन कहीं से सब कुछ पाना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अपने ऐसे माहौल बनाना है कि आपको कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है, तो वो कैरम थोड़ा इजी रहता है। और गेम का एक्सपोजर तभी होगा जब आप ग्रास रूट से उसको बड़े करते हैं। चलिए मैं अब आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर आते हैं। जैसे कि आपका जो अचीवमेंट था 2003 से लेकर 2016 तक कंटिन्यूसली आपने 11 नेशनल लेवल्स कैरम में रिप्रेजेंट करा है, और आपने 8 से 10 आपने नेशनल खेले हुए, और आपने शायद 2010 में इन गुजरात की हिस्ट्री बनाई है, गुवाहाटी वाली। जी, वो बताइए उसमें जो आपने गुवाहाटी का था। जी, अगर शॉर्ट में ब्रीफिंग में, तो जैसे इंडिया में 3 तरह के बड़े नेशनल्स के टूर्नामेंट रहते हैं। एक नेशनल्स बोलते हैं, एक जो होता है फेडरेशन कप होता है, और दूसरा जो आप
कौन से जोन में रहते हैं, तो जोन वाले टूर्नामेंट रहते हैं। तो जो गुवाहाटी वाला टूर्नामेंट था वो नेशनल टूर्नामेंट था। तो नेशनल टूर्नामेंट में 3 तरह के इवेंट रहते हैं। एक तो आपका टीम चैंपियनशिप रहता है और इंडिविजुअल रहता है। और वही सेम वे जैसे स्टेट्स की टीम्स होती है, ऐसे एसोसिएटेड जो मेंबर होते हैं उनकी भी अलग से टूर्नामेंट होती है। तो अपने जैसे गुजरात स्टेट से जाते हैं तो गुजरात की टीम पूरी होती है, 4 या 5 या 6 प्लेयर तक रह सकते हैं। खेलते 4 प्लेयर है, लेकिन टीम में 6 प्लेयर आप ले जा सकते हो। तो उसमें जयदीप सर और मैं और जयदीप प्राउड मेंबर थे अहमदाबाद के, बाकी के राजकोट के प्लेयर थे, बड़ौदा के प्लेयर थे। तो ऐसे अभी जैसे कैरम के आगे भी हमारे पहले भी कैरम के अच्छे प्लेयर थे गुजरात के, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो नेशनल में इतना कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। तो ये 2010 में गुवाहाटी में नेशनल जो हुआ था, शायद 43rd था ना, 42nd था, 42nd नेशनल जो गुवाहाटी में हुआ था, उसमें टीम चैंपियनशिप में गुजरात ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया था। गुजरात फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल लूजर हुआ था। यानी अगर आप जैसे ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में अब तक ऐसा होता था, टीम चैंपियनशिप में जो भी सेमीफाइनल खेलती है हारती है वो दोनों को ब्रॉन्ज रहता है। वो 3rd 4th नहीं गिना जाता, वो सब 3rd ही गिना जाता है। तो वही फॉर्मेट पे ये टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन सेमीफाइनल्स लॉस किया था हमने। तो वो उसका अगर पोजीशन बोले तो 4th पोजीशन आया था, लेकिन अब तक क्वालिफाई भी नहीं करता था स्टेट। अच्छा, तो हिस्ट्री बन गया था कि 4th तक लाना। हाँ, ये शायद गुजरात का जितना भी कैरम का टेन्योर था, जैसे 30 साल से 35 साल से अगर खेलता है या 25 साल से, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम गुजरात ने हिस्ट्री क्रिएट किया, तो जिसके हम दोनों मेंबर भी थे। और फॉर्चुनेटली वो टाइम पे 2 सिंगल्स और 1 डबल्स ऐसे 3 गेम खेलने होते हैं हर एक मैच में। तो मैं और जयदीप वो टाइम पे हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा था, हम डबल्स के पार्टनर थे। अच्छा, तो पहले राउंड से लेके सेमीफाइनल तक मैं और जयदीप डबल्स ही खेले हुए। वाओ, दैट्स ग्रेट। और मैं आज फॉर्चुनेटली प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप दोनों ने गुजरात को रिप्रेजेंट करा और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस चैनल, मतलब इस चैनल पे आए हो मेरे साथ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने काफ़ी अच्छी मेहनत करके गुजरात को रिप्रेजेंट करके गुजरात का नाम रोशन करा था। थोड़ा मैं ऐड करूँ तो ये जो प्राउड मोमेंट है वो सोचते भी अभी अपने को ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हम दोनों ऐसे बेसिक नेचर में हमारे प्लेइंग स्टाइल अटैकिंग प्लेइंग स्टाइल है। तो अभी भी याद आ रहा है कि हमने ऐसा सोच कर रखा था, कोई डिफरेंस नहीं कि हम दोनों अपना अपना जो गेम खेलते रहेंगे। कभी इसमें क्या डबल्स खेलने से तो कॉम्बिनेशन होता है, इनका ये लेने का वो लेने का। हमने सोचा था कोई रूल नहीं, हमको अपने का अटैक करने का, जो दिखे मारना है उसको। उस तरह से हमने खेलते खेलते गया। उसको एक बार ऐसा मेरे को एक मैच का एक सिचुएशन याद आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलता हूँ, ऐसा वाला एक सिचुएशन था, हम दोनों खेल रहे थे उस टाइम। वो टूर्नामेंट ऐसा था जब क्वीन का कवर नहीं हुआ करता, एक ही टूर्नामेंट ऐसा होता कवर नहीं करने का। अगर मैं ये कोई अगर मैं मारता तो हम सेमीफाइनल में हो जाता था, अगर मैं नहीं मारता तो हम लोग सेमीफाइनल में। तो जैसे मैं मारता था ये भी सोचता था ये कि गलत कर रहा है कि मारेगा नहीं मारेगा, तो मैंने मार लिया तो इससे इतना अच्छा फील हो रहा था। तो वो जो एक्सपीरियंस तो टोटली डिफरेंस था। यानी इनका कहने का मतलब ये कि शायद अभी फिलहाल कोई टेस्ट मैचेस में 2020 जैसा खेलना चालू कर दे तो पब्लिक सरप्राइज हो जाएगी कि ये क्या खेल रहा है। इसके पास पूरा 2 दिन पड़ा हुआ है, अभी हर एक बॉल पे स्टेप आउट होके मार रहा है क्रिकेट की लैंग्वेज में। तो वो टाइम पे ऐसा था, ज्यादातर ऐसी गेम बहुत कम बार देखने को मिलती थी कि डबल्स है वो कॉम्बिनेशन का गेम है, एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को ध्यान में रख के खेलना होता है। लेकिन वो टाइम पे दोनों ऐसे थे जैसे दोनों वीरेंद्र सहवाग थे। अच्छा, अगर इसके बल्ले में आता था तो वो मारता था, मेरे बल्ले में आता तो अटैक करते, वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। यानी वही अटैक इज ओपोनेंट को भी सरप्राइज लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अलग से हो रहा है। तो वो एकदम मेमोरेबल टूर्नामेंट था हमारे लिए। दैट्स ग्रेट। पर मतलब आपको जब हिस्ट्री में आए थे तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार कुछ तो अचीव करा है। तो जैसे कि हम अचीव तो कर लेते, तो वो एटीट्यूड क्या होना चाहिए वो उसके बाद अब जब आप वापस आए तो वो एटीट्यूड कैसा एक स्पोर्ट्स पर्सन को होना चाहिए? एटीट्यूड में मेन तो क्या है, ऐसा थोड़ा ऊपर नहीं होना पर प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा थोड़ा सा ऐसा अपना दिल में ऐसा होना चाहिए, नहीं गुजरात में कभी हमारे स्टेट ने कभी ऐसा किया नहीं था, वो चीज हमने किया, ऐसे प्राउड फील। जैसे कैरम में है तो अभी गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया जो कैरम फेडरेशन है उसका IOC जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक टाई अप हुआ है।
कि जितने भी प्रिजन है पूरे इंडिया में जितने भी प्रिजन है उसमें एक उनका एक ऐसे एक यूनिक एक नया वो एक चीज लाए हुए कि जो भी
नहीं था, भरोसा। नहीं मुझसे ही नहीं होगा। और इन्होंने आपको मोटिवेट करा और इन्होंने आपने भी शुरू किया तो अभी मेरा काफी अच्छा हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये अच्छा। सेंचुरी इसको स्प्रेड मिनट बोलते हैं, स्लैम भी बोलते हैं, मतलब वाइट स्लैम। सब कॉइन्स हाँ, ये सब वाइट और रेड जाना चाहिए ब्रेक करने के साथ ही, ओपोनेंट पर टर्न आने से पहले ही। ओके अपन और उसको स्लैम भी बोलते हैं। वाइट अगर वाइट को खत्म करते तो वाइट स्लैम बोलते हैं। अगर हमारा दूसरे ब्लैक स्लैम भी होते हैं। मैंने जो कोइन पॉकेट करना स्टार्ट किया उसके बाद फर्स्ट टर्न उनका आया, हाँ। तो उन्होंने सभी ब्लैक को खत्म किया तो ब्लैक स्लैम भी बोलते हैं और इसको सेंचुरी भी बोलते हैं। Century, यानी अच्छा। पूरा करने से बाद सेंचुरी बोलते हैं। मतलब एक ही टर्न में आप सब निकाल लेते और ये क्या, जैसे इसमें क्या है, सेंचुरी जो बोलता है ना, सेंचुरी कैसा है कि क्रिकेट में 100 रन है, हाँ। तो इसमें 10 कॉइन्स है। हाँ। तो जैसे क्रिकेट में जैसा 10-20 रन तक तो बैट्समैन आराम से बना लेते हैं, 60-70 होने के बाद इसमें अंदर भी 7 कॉइन 8 कॉइन के बाद इसमें भी प्रेशर आते हैं। Pressure। वो प्रेशर को जो हैंडल करके इन्होंने 800 बार प्रूव ऑन किया है। रिकॉर्ड है। हाँ। मेरे कहना भाई इन्होंने 800 बार एक वो कंप्लीट किया है। वो कंप्लीट करते हुए नर्वस एंटी पे इतना कितना गया होगा, 3-4 हजार के 5,000 गया होगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोसेस है सेंचुरीज का, तो लोगों को ऐसा लगेगा वो सेंचुरी हो जाता है ये कैरम के अंदर 1.5 मिनट में हो जाता है मैक्सिमम। कोई स्लो ये एंड रिजल्ट है। अच्छा। 1.5 मिनट में होता है। वो 1.5 मिनट को अगर करने के लिए वो जो मेहनत जो मेहनत होता चाहिए। है, जो मैंने जो फील किया ना, मैं अभी 6-7 महीने से स्टार्ट किया, इन्होंने काफी साल से स्टार्ट अच्छा। किया, हाँ। तो जो फील जो हो रहा है ना, तो बाद में मालूम पड़ा इन्होंने कितना किया होगा ये। हाँ। वो एक बात है। जनरली ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ। ये वर्षों से जब से कैरम इन्वेंट हुआ है, कैरम लोग खेलते हैं, तब से पहले भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर थे जो अभी कैरम में बहुत वेल नोन कोच है, कोचेस है जो कोचिंग भी देते हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस भी है, बहुत सारी बुक्स भी है। ये ऐसी चीज नहीं है कि कुछ नया किया हुआ है, लेकिन एक चीज है कि जैसे मान लो कि अगर कोई प्लेयर खेलता है, कोई अच्छा प्लेयर खेलता है, क्रिकेट की बात कर लो, क्रिकेट खेलता है तो उसका एक गोल ये रहता है, अगर वो बैट्समैन है तो उसका एंड गोल क्या रहता है, एंड ऑफ द डे सेंचुरी रहता है। फिर वो डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी या कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंचुरी रहता है। सेंचुरी, हाँ। बॉलर रहता है तो उसका गोल रहता है कि आज कोई भी मैच में मैं 5 विकेट लूंगा। ऐसे हर एक गेम का एक माइलस्टोन रहता है। तो ये गेम का ये माइलस्टोन है कि अगर आपने स्लैम किया है, जरूरी नहीं है कि स्लैम करने के बाद आप जीतोगे, स्लैम करने के बाद आप हार भी सकते हो, लेकिन ये आपने एक बार प्रूव किया कि आपका गेम इनफ कैपेबल है कि आप वन टाइम एक ही बार में आप सब पॉइंट किसी भी सिचुएशन से ले सकते हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने 800 बार नहीं 8,000 बार किया होगा, रिकॉर्डेड, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है। जैसे मैं और जयदीप है, तो हम स्लैम रिकॉर्ड करने के लिए ही बैठते हैं। अच्छा। जैसे हमने कैमरा ऑन किया, जैसे रिकॉर्डिंग लगाया, ट्राइपॉड पे लगाया, कोई भी लगाया, मोबाइल लगाया, रिकॉर्डिंग किया, तो हमारा गोल होता है स्लैम रिकॉर्ड करना। और वो एक 1.5 मिनट का स्लैम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कई बार 24 आवर्स भी चले जाते हैं, 24 घंटे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभी बैठा और पहले या दूसरे या तीसरे ब्रेक में हो गया, तो 5 मिनट भी हो जाता है, कभी 24 घंटे नहीं हुआ। तो आपका इनिशियल होता है तो जैसा 24 घंटे से चालू किया है, जयदीप भाई ने भी खेला हुआ है 24 घंटे, मैंने भी खेला हुआ है। लिटरली आपको कुछ याद नहीं रहता, शायद एक आध बार पानी पिया हो साथ में, बाकी 24 घंटे याद नहीं, पूरा दिन निकल जाता है, आज का दिन कल का दिन शुरू हो गया। तो ये गेम में ऐसा है कि ये वैल्यू कब है, जब आपने स्लैम मार दिया तब आपका वैल्यू है। अब कितना भी अच्छा खेलो, आपका 10वां कोई नहीं जाता तब तक ये स्लैम नहीं गिना जाता। तो वो जो 10वां जयदीप ने बोला कि ये डाइस का वैल्यू जाता है, जैसे 20-25 रन, 50 रन, 60 रन हो गए, उसके बाद आपका प्रेशर बढ़ता है, ऐसे 7वीं कॉइन, 8वीं कॉइन, 9वीं कॉइन, 10वीं कॉइन हैवी बन जाती है। ऐसे ज्यादातर 5.5 से 5.25 ग्राम की ये कॉइन रहती है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है कि ये 1 kg की हो जाती है लास्ट कॉइन। वो इतना प्रेशर आ जाता है। गावस्कर ने 100 रन मारते हो तो कितना बॉल बिगाड़ते हैं, कितना कंसंट्रेट करते हैं, इसमें भी ऐसा। फिर इसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन करें तो फिर कई प्लेयर ऐसा बोलते हैं कि फास्टेस्ट किसका है। जैसे बेसिकली जयदीप की बात करें तो हर एक प्लेयर का एक अलग एटीट्यूड रहता है। अगर मैं मेरी गेम की बात करूं तो मैं थोड़ा इत्मीनान से खेलने वाला, पेशेंस से नहीं, पेशेंस तो सब में रहता है, लेकिन जेस्चर होता है ना, तो आप किसी प्लेयर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके पास पूरे दुनिया का टाइम है, ये आराम से लेगा। और कोई प्लेयर ऐसा होता है, ईगर होता है, उसने देख लिया तो उससे रहा नहीं जाता, तो ये दूसरी कैटेगरी के प्लेयर है और ये ज्यादा खतरनाक रहते हैं। जब इनका दिन जब होता है तब दूसरे किसी का दिन नहीं होता है।
अच्छा। और तो ये अगर ये ऐड करें कि मान लो कि अभी 110 या 115 है इनके स्लैब्स, हाँ। लेकिन वो बहुत कम टाइम में लिए हुए, ये शायद ये चौथे पांचवें महीने से इन्होंने प्रोफेशनल ऐसा ये अप्रोच से खेलना चालू किया। अच्छा। खेलते तो ये शायद उन्होंने पहले भी 15-20 स्लैम्स ऐसे लगा दिए होंगे रिकॉर्डेड, लेकिन फिर उनका एक क्लासिफिकेशन अलग है, उनका मास्टरी रहता है, वो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रोक्स बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो ये उन्होंने सोशल मीडिया पे, और शायद मेरे ख्याल से ये इकलौते ऐसे पहले प्लेयर थे, या शायद गिने चुने 2-3 प्लेयर थे वर्ल्ड में जो वो टाइम पे सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करते थे, या कुछ कैरम का कंटेंट आपको देखना हो तो वो टाइम के प्लेयर है कि वो टाइम पे वो अलग अलग से स्ट्रोक्स, और उसको बोलते हैं मिरर स्ट्रोक्स, यानी अगर ये एक बाजू अगर वो कोई ऐसा नया स्ट्रोक दिखा दे कि ये जाता है तो
आप कितना इवोल्व रह सकते हो। हाँ। जैसे वो आपका फोकस बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको ऐसा लगे कि अभी आपका कैरम के बाहर फोकस जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है, जयदीप का भी होगा कि चाय यहाँ पे 3 बार गर्म करनी पड़ती है, गर्म चाय ठंडी हो जाती है, तब तक नहीं पता चलता। तो ये कनेक्शन यही गेम के साथ हो सकता है, जैसे चेस के साथ होता है। चेस भी ऐसा ही गेम है, पैरेलल जैसे स्नूकर बोला है। हाँ। ये बहुत सारे ऐसे गेम है कि आप इसमें बहुत लंबा खेल सकते हो। तो ये कनेक्टेड गेम इसीलिए बोलते हैं 3 गेम को। तो ये ब्यूटी है और ये वैल्यू है, वो आपने जो टाइम स्पेंड किया है, ये सेक्रीफाइस किया है कैरम की लैंग्वेज में, इसका वैल्यू है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो जयदीप सर, जैसे कि आपने एक नया ट्रिक निकाला है एडवांस स्ट्रोक करके, तो वो आपने क्या वैल्यूएट करा है इस कैरम के स्पोर्ट्स में? जैसे एडवांस स्ट्रोक जो होता है वो जनरली अटैकिंग प्लेयर खेलता होता है। 2 टाइप का प्लेयर होते हैं, एक डिफेंसिव प्लेयर और एक अटैकिंग प्लेयर। ठीक है। तो अगर आपको बहुत शॉर्टकट में जल्दी जल्दी फिनिश करना है कि सामने वाले के हाथ में अगर स्ट्राइक कर देना, तो एडवांस स्ट्रोक इसके अंदर ऐड करना पड़ता है। एडवांस स्ट्रोक मेरे को इंटरेस्ट ऐसा लगा कि मैं, जैसे कि एक स्ट्रोक का नाम है ग्लांस है, तो मैं बहुत बार ग्लांस करते गया तो मेरे को ऐसा मजा आने लगा। ये तो मस्त है, बोले कि सामने वाले ग्लांस ऐसा होता है, सामने वाले कॉइन को अपने बेस पे लाओ और अपना कॉइन निकालो। ऐसे करते करते मैं ऐड करता रहा थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद मैंने 2013 में, तब सोशल मीडिया इतना फेमस नहीं था, तब मैंने एक वीडियो स्टार्ट किया था। तो थोड़ा थोड़ा करके फेसबुक में और यूट्यूब में डालते गया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा कि लोगों को बहुत अच्छा लगा, ऐसे देते रहो। तो मैं इतना सारा स्ट्रोक बनाया कि इन्होंने ऐसा बोला था कि मिरर टाइप का बनाता था, क्योंकि एक साइड का मैं शॉर्ट स्ट्रोक बनाता था। तो वो जो एडवांस स्ट्रोक ऐसा होता है जो नेकड़ ऐसे आपको लगेगा नहीं जाएगा कि इसके बाद ऐसा रिजल्ट आएगा। वो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसा हो गया, तो लोगों को ऐसा लगे ये तो फ्लूक हुआ था। तो मैं जनरली क्या करता था, ये साइड में करता था, उसको जैसे मिरर साइड में ये साइड में करता था। नहीं, ये फ्लूक नहीं है, ये रिपीट मैंने दूसरी बार किया है करके। तो उस तरह से दूसरी बार जो भी बनाता था, मैंने 2 स्ट्रोक, कोई भी था 2 स्ट्रोक बनाता था पूरे कैरम के अंदर से, जो डिफिकल्ट पॉइंट्स कैसे निकालने का उस तरह से बनाता था। ये जो स्ट्रोक बनाता था ऐसा होता था जैसे साइंटिस्ट लोगों का कैसे लाइफ हो जाता है। तो कोई फैमिली का साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं, सोशल इन्वॉल्वमेंट नहीं, ऐसा सर वार का बाल ठीक करना नहीं। और सर डूब जाता था कि रात को 2 बजे या 3 बजे मिलकर ना ये वाला स्ट्रोक मेरे को मगज में आया कि मैं अभी इसको कंप्लीट करना है। तो ऐसा कई रात ऐसा हुआ है 3 बजे 4 बजे भी उठ के मैंने उसको कंप्लीट किया, क्योंकि वो मेमोरी में से निकल जाए तो नहीं ये अच्छा वाला है। तो उस तरह से बनाते गया, तो उससे रिजल्ट ऐसा आया कि पूरे वर्ल्ड का जो प्लेयर जो थोड़ा भी बहुत सोशल मीडिया से रिलेटेड था, वो सब मुझे जानने लगा। तो उनका रिस्पॉन्स आने लगा। तो उसमें से ज़्यादा और आगे जाके और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। तो 2015 में दिल्ली में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, तो मैं वहाँ पे देखने के लिए गया था। चलो इंटरनेशनल इंडिया में आया है, तो जनरली वो लोग बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एक ऐसा आदमी है टूर्नामेंट देखने के लिए इतना खर्चा करके जाते हैं, पर मेरा पैशन था, मैं जाता था। तो वहाँ पे गया तो मुझे बहुत अच्छा एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। जैसे वर्ल्ड का कई वर्ल्ड से, स्वीडन से, यूएसए से, फ्रांस से, कनाडा से, बहुत सारे जगह से प्लेयर्स आते थे। तो मैं तो ऐसे, अपने को तो ऐसा है कि ना, मैं थोड़ा स्ट्रोक बना के बैठ गया, तो इंटरेस्ट देखने आया। तो ताजुब लगेगा मुझे कि मुझे कई कंट्री के लोग आके मुझसे मिलने आए, आप जयदीप नायर हो ना। तो वो एक फीलिंग्स था ना, उसको मेरे को बहुत मोटिवेट किया ना, और भी देना चाहिए। तो उसके बाद इंडिया के प्लेयर्स को भी मेरे को जानने लगा, तो मेरे लिए अच्छा रहा वो एडवांस स्ट्रोक बनाना। मतलब आपको ऐसे प्राउड फील कराया लोगों को? बहुत। तो वो मैं उसमें एक ड्रॉबैक भी होता है, जो अटैकिंग और वो जो एडवांस स्ट्रोक बनाते मेरा स्ट्रेट को कंट्रोल थोड़ा कम होने लगा, तो मेरे को थोड़ा बैड पेच भी आने लगा था। तो कि ये स्ट्रोक बनाते क्या ये जैसे सहवाग है, तो मारते गया तो उसको डिफेंस करने का तो उसको थोड़ा आउट होने के चांस रहता है। तो मैं पूछना चाहता था कि जो आपने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट करा, तो कभी फेलियर तो आता ही है। हर बार कोई जीतेगा और हमेशा हम ही नहीं जीत सकते। तो वो आपने फेलियर को और क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करा, उस फेलियर को? जैसे मान लो जितना प्लेयर बड़ा रहेगा ना, उसका उतना फेलियर भी होगा। हाँ, तो अगर हमारी कैटेगरी की बात करें तो एक लेवल के प्लेयर के बाद एक और अलग लेवल का प्लेयर रहता है। हाँ। वो प्लेयर के बाद उसके ऊपर भी एक और अलग लेवल का प्लेयर रहता है। तो हर एक प्लेयर का हर एक जो उसका लेवल रहता है
उस उसके हिसाब level से failure उनके होता है। फेलियर होते ही है, पक्के फेलियर रहते हैं। कोई बंदा अगर बोलेगा, कोई प्लेयर बोलेगा कि उसका फेलियर नहीं है, तो वो गलत बोल रहा है, या उसको पता नहीं है फेलियर किसे बोलते हैं। आप किसी कोई टूर्नामेंट में आप चैंपियन होने के बाद भी आपको फेलियर गिना जा सकता है। अच्छा। क्योंकि मान लो कि अगर मैं एक ए प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ जो कैपेसिटी में मेरे से कम है, हाँ। मैं उससे सीनियर भी हूँ, प्रैक्टिस भी ज़्यादा किया हुआ है, ज़्यादा खेला हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ स्ट्रगल करके जीतता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड माय फेलियर। फेलियर, हाँ। मुझे उसको स्ट्रगल करके नहीं जीतना है, आसानी से जीत। मुझे उसको पूरा ड्रैग करके जीतना है, तो उसको भी फेलियर ही बोलते हैं। हर एक प्लेयर के लाइफ में फेलियर आता है, हर एक गेम में आता है। बस फर्क इतना है कि आपको यही पता होना चाहिए कि हर एक के लाइफ में आता है, हाँ। तो आपकी लाइफ में भी आया है। आएगा। और बहुत सारे प्लेयर इससे उभर के बाहर भी निकलते हैं, तो आप भी निकल सकते हो। हर एक के तरीके अलग रहते हैं, हर एक के आइडियाज अलग रहते हैं।
सारे ऐसे प्लेयर जिन्होंने ऑल इंडिया टाइटल ले चुके हैं, शायद वर्ल्ड कप भी रिप्रेजेंट किए कर चुके हैं, लेकिन वो जॉबलेस है, जॉब नहीं उनके पास। उनके पास सरवाइव होने के चांसेस नहीं है। वो ऐसे एंटी क्लाइमेट में वो कैरम खेल के वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो ये फेलियर किसका है? गवर्नमेंट का फेलियर, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का, या जो गवर्नमेंट ऑलरेडी रूल कर चुकी है उन्होंने कुछ लॉ नहीं बनाया।
होना चाहिए, जो अपने पैशन बोला ना, वो पैशन ऐसा होना चाहिए तो जो देखो अब ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि तुमको आपको अचीव करने के लिए सोने का जरूरत है, ड्रीम जागते हुए होना चाहिए। ड्रीम का बात है, जैसे अपने नॉर्मल बोलते हैं ड्रीमर को सोते होते नहीं, जागते हुए होना, सोने नहीं देवे वही आपका ड्रीम है। तो जब तक अचीव नहीं करता तब तक पीछे पड़ जाओ तो ही अपना वो सक्सेस हो सकते, वरना तुम इन्होंने बोला जिस तरीके तो सोचा वो जो ऐसा बोर हो गया मैं ऐसा बोलता, वहाँ एंड आ गया, फिर आगे नहीं हो सकता। सही है, काफ़ी अच्छा लगा आज की टॉक में, और मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे ये इतना आपका बिजी स्केड्यूल में टाइम देने के लिए, और काफ़ी अच्छा चीज़ें सीखी और लोग भी शायद सीखेंगे, और काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। नहीं, थैंक यू। हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू। और कई बार ऐसा होता है कि ये वही गेम है जिसको हाइप नहीं मिला हुआ है, और ये अभी वही फिलहाल ये अभी का टाइम चल रहा है कि जहाँ कैरम के अलावा कोई बात नहीं हो रही है, तो हमें भी ये प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुनीत। मुझे भी यही कहना है कि आपने ये टॉपिक पर ये जो पॉडकास्टिंग किया, तो उसके लिए कई लोग ये कैरम प्लेयर तक जावे और कोई ना कोई मोटिवेट हुआ तो ये और तो हो जाए। श्योर, मैं बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।